अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो टॉपिक हमारे पास है वो है लूप्स। लूप्स क्या होते हैं, हम कई बार कई सारी लैंग्वेजेस में पढ़ चुके हैं। अभी रिसेंटली पीएचपी में पढ़ कर आए, उससे पहले जावास्क्रिप्ट में भी हमने पढ़ा। फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने जावास्क्रिप्ट में दोबारा पढ़ा, तो यानी 3 बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और चौथी बार फिर आ रहा है। दुनिया की कोई भी लैंग्वेजेस हो, लूप का कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आप आने वाली जितनी भी मजीद लैंग्वेजेस पढ़ोगे, आपने ये जो टॉपिक अभी पढ़ते हुए आ रहे हो ये दोबारा से दोबारा पढ़ना है। तो कई बार आप पढ़ चुके हो, इसलिए अब आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। तो लूप क्या होते हैं? लूप्स नाम से ही पता चलता है किसी काम को बार बार दोहराने की बात की जा रही है। तो यानी इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी हो सकती है कि रेपिटेशन ऑफ वर्क। क्या हो सकती है? रिपीटेशन ऑफ वर्क, जिसमें किसी काम को बार बार दोहराया जा रहा है, लूप कहलाता है। अब आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर मैं एक असत को, एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा हूँ। मैंने इस स्टेटमेंट को कितनी बार कॉपी किया? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। मैंने इसके स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमें एक आउटपुट रिसीव होगा, जिसमें 7 टाइम्स असद लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब कल को कोई क्लाइंट आता है आपसे, वो अपने बारे में लिखवाता है और वो मल्टीपल टाइम्स लिखवाता है, और वो कहता है यार, अब लिखने के कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद वो कहता है यार मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझे असद नहीं चाहिए था बल्कि असद अली चाहिए था। अब आपने क्या किया, यहाँ पर दोबारा से स्टेटमेंट को चेंज किया, और आपने दोबारा से सेम लाइन को कॉपी पेस्ट करके आपने दोबारा से जब प्रोग्राम को स्टार्ट किया, तो उसे जो चाहिए था वो आपने उसे दे दिया। लेकिन मान लीजिए कल को वो फिर आपके पास दोबारा से आता है और वो कहता है नहीं यार, मुझे असद अली नहीं चाहिए था, मुझे असद चाहिए। तो आप कब तक, आखिर कब तक इतनी लाइन ऑफ कोड को बार बार चेंज करते रहेंगे? तो हमने रिसेंटली अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेरिएबल्स का। हमने देखा था यार, वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है जिसमें अगर हम इसमें एक बार स्टोर कर ले तो हम उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, और इस नेम के अंदर हमने इस बच्चे के नाम को स्टोर कर लिया। ये नाम मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं स्टेटमेंट लिखने की जगह इन console डॉट राइट लाइन में मैं डायरेक्टली वेरिएबल को पास कर देता हूँ। अब मैंने वेरिएबल को पास कर दी। वेरिएबल का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक बार बना लो और उसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने इस स्टेटमेंट को 7 टाइम्स दोबारा लिखा। अब यहां पर अगर आप गौर से देखो तो मेरे console डॉट राइट लाइन के मेथड में कहीं पर भी स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। ये स्टेटमेंट कहाँ से आ रहा है? ये कंटेनर से आ रहा है जो कि नेम के नाम से, और जिसमें सदली मौजूद है। अब मैंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया और मेरा आउटपुट बिल्कुल परफेक्टली जैसे दिखना चाहिए था वैसा दिख रहा है। अब कल को क्लाइंट दोबारा आता है, वो कहता है यार मुझे असद अली नहीं चाहिए, मुझे असद चाहिए। तो अब मैं देखिए सिर्फ एक जगह चेंज कर रहा हूँ और मेरे पास 7 लाइन ऑफ कोड में डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है। तो हमें एक फायदा तो हुआ वेरिएबल से कि यार अगर हमें कोई चीज बार बार यूज करनी हो तो हम डायरेक्टली उसको वेरिएबल में डाल सकते हैं और उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इस कोड में एक इशू है। इशू अगर आप गौर से नोटिस करें, आप लिख तो अभी भी 7 लाइन ऑफ कोड ही है। मान लीजिए कल को ये 7 लाइन ना होती, 700 लाइनें होती, तो आप 700 लाइन्स तो फिर भी लिख रहे होते। ठीक है, आपका काम आसान हो गया कि अब आप एक जगह चेंज करते हैं, 700 लाइन्स में चेंजेस आपको दिखती हैं, आई एग्री विथ यू। लेकिन आपने फिर भी लाइन ऑफ कोड कितना लिखा हुआ है? 700 टाइम्स ही लिखा हुआ है। तो क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लाइन एक ही लिखूं और वो ऑटोमेटिकली 7 टाइम्स या 700 टाइम्स या 7 लाख टाइम्स या 7 करोड़ टाइम्स ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाए? यस, इट इज पॉसिबल। वो किसमें पॉसिबल है? वो आपका पॉसिबल है प्रोग्रामिंग के एक कॉन्सेप्ट लूप के अंदर। अभी मैंने आपको डेफिनेशन से बताया कि अगर आपको किसी किसी काम को बार बार दोहराना हो तो आप प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है लूप। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लूप का इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं। यानी अगर हमें किसी चीज को बार बार करना हो तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? लूप इस्तेमाल करते हैं। अब आपके पास लूप की टाइप्स होते हैं। लूप कई तरह के होते हैं, उनमें से पहले लूप की अगर बात की जाए वो होता है फॉर लूप। ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड लूप जो होता है वो होता है आपके पास व्हाइल लूप। देखिए, अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप लाइन से चीजों को सीखना शुरू कीजिए। आप कहोगे सर मैंने तो फॉर ईच पढ़ा रखा है, फॉर ईच का सिंटेक्स छोटा होता है, वो बड़ा आसान है, हम डायरेक्ट वो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर आप बिगनर लेवल पे हैं
तो आप लूप को एक सीरीज में सीखिए। सबसे पहले फॉर सीखिए, फिर वाइल सीखिए, और देन डू वाइल सीखिए। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और लूप आता है जिसका नाम होता है फॉर ईच लूप। सही है। अब ये तरीके से लूप सीखिए, यानी लाइन वाइज सीखिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपको एक लूप की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप आगे अच्छे सही से काम कर सकते हैं। अभी हमने देखा लूप क्या होता है। लूप का मतलब होता है किसी काम को बार बार दोहराना। ये तो हमें समझ में आ गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप। यार, अभी आपके जहन में एक सवाल रेज होना चाहिए कि हम लूप के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें किसी काम का बार बार दोहराना शामिल है, तो सर टाइप ऑफ लूप का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्या टाइप ऑफ लूप्स बनाने के बाद भी इसकी जो डेफिनेशन है वो सब लूप के लिए सेम होती है? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है। अगर लूप का मतलब रेपिटेशन ऑफ वर्क है, चाहे वो कोई सा भी लूप हो, सबके पर्पस सेम ही होंगे। वो क्या होंगे? रेपिटेशन ऑफ वर्क। आप किसी भी टाइप को पढ़ लो, लूप की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। लूप की डेफिनेशन सबके लिए सेम ही रहेगी। अगर फॉर लूप का काम रेपिटेशन ऑफ वर्क है, तो वाइल, डू वाइल या फॉर ईच लूप का काम भी रेपिटेशन ऑफ वर्क ही रहेगा। ठीक है। अब इनकी थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो जाती हैं, ये वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम अपने पहले लूप की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है फॉर का लूप। ठीक है। अब हम किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे? हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। हम क्यों फेस कर रहे थे? क्या हम चाहते थे कि एक ऐसा कोड लिखें जिसमें एक ही लाइन ऑफ कोड को 700 टाइम्स बार प्रिंट करवाया जा सके, या 7 टाइम प्रिंट करवाया जा सके। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमने लूप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। और लूप में भी हम पहला लूप कौन सा पढ़ रहे हैं? फॉर का लूप पढ़ रहे हैं। तो फॉर के लूप का सिंटेक्स याद रखिए। आपने सबसे पहले लिखना है फॉर, और फॉर को लिखने के बाद आपने यहाँ पर लगाने हैं ब्रैकेट्स। ये राउंड पैरेंथेसिस आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप सिंटेक्स की वायोलेशन करेंगे। याद रखिएगा, ये सिंटेक्स मैंने और आपने नहीं बनाया, ये प्रोग्रामिंग ने खुद बनाया। तो अगर जो सिंटेक्स उसने बनाया है तो आपको उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब ये लिखने के बाद ये आ जाती है लूप की बॉडी। इसको हम ब्लॉक ऑफ स्कोप भी कहते हैं। ये डिसाइड करती है कि इसमें लिखा हुआ कोड किसके लिए काम करेगा? इस फॉर लूप के लिए काम करेगा। याद रखिएगा, इस लूप से बाहर लिखा हुआ कोड या इस लूप से इधर बाहर लिखा हुआ कोड, चाहे वो ऊपर लिखा हो चाहे वो नीचे लिखा हो, वो कोड लूप के लिए काम नहीं करेगा। लूप के लिए सिर्फ वही कोड काम करेगा जो लूप की बॉडी के अंदर डिफाइन किया गया है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए समझते हैं थोड़ा डायग्रामेटिकली। अगर हमें किसी लूप को या किसी भी चीज को चलाना है, बार बार घुमाना है, एग्जांपल ले लेते हैं हम एक फैन की। मान लीजिए हमारे पास ये एक फैन है। ठीक है, ये हमारे पास एक फैन। तो अगर हम किसी फैन, अभी ये फैन इनिशियल पोजीशन पे है, यानी रेस्ट पोजीशन पे है। और रेस्ट पोजीशन क्या होती है किसी भी चीज की? जीरो होती है। तो अगर मैं बात करूं यार, अभी इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने इसे कंसीडर कर लिया 1। और अभी मेरे इस फैन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ, यानी किसी भी चीज को चलाने के लिए, बार बार चलाने के लिए पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो स्टार्ट कहाँ से हो। तो इसीलिए हम इसको डिफाइन कर देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। यानी किसी भी लूप को अगर आपने चलाना है, तो चलाने से पहले आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना जरूरी होगा कि वो कहाँ से चलना शुरू करेगा। एग्जाम्पल, आप यहां खड़े में और आपको इधर जाना है, इस पोजीशन पर आना है। तो आपने डिसाइड किया कि आप मौजूद कहाँ हैं, तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट। और आपने जाना कहाँ है, यानी आपकी मंजिल का इख्तिताम। तो दैट इज कॉल्ड एंडिंग पॉइंट। तो यानी इसका मतलब यह है कि अगर किसी लूप का स्टार्टिंग होता है, तो फिर उसका एंडिंग पॉइंट भी होना जरूरी है। क्योंकि कोई चीज अगर स्टार्ट हो रही है तो और कहाँ तक जा रही है, तो वो क्या होना जरूरी है? उसका एंडिंग पॉइंट का होना भी जरूरी है। अब ये देखिए कि लूप ने ये डिसाइड किया कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और लूप ने डिसाइड किया कि उसका एंडिंग पॉइंट ये है। अब ये लूप अपने पास चलने की कोशिश कर रहा है, कदम तो बढ़ा रहा है, लेकिन स्टिल वहीं पर मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि उसे यहां तक आना है, यहां से यहां तक आना है। तो वो अपने कदम को अगर आगे बढ़ाएगा तभी वो अपनी इस मंजिल तक पहुंच पाएगा। अगर किसी लूप में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफाइन है, लेकिन ये डिफाइन नहीं है कि उसे चलना है, बात समझ में? यदि इसमें स्टेप्स को डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा लूप है जो जहां मौजूद है वहीं पर खड़ा हुआ इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लूप जो कि बार 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 चलता रहेगा। वो अपनी एंडिंग पोजीशन पर कभी पहुंच ही नहीं सकता।
एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे अपनी मंजिल तक वहां तक पहुंचना है। मैंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर दिया कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मुझे अपने एंडिंग पॉइंट वहां पर जाना है। अब देखिए चल तो मैं अभी भी रहा हूँ, देखिए मैं अभी चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चलने के बाद भी मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा। क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि मैं चल तो रहा हूँ लेकिन मैं स्टेप्स को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, यानी मैं अपने कदमों को बढ़ा नहीं रहा, मैं आगे की तरफ नहीं बढ़ा रहा, यानी कदमों में एक का इजाफा नहीं, यानी स्टेप्स से इंक्लूड इंक्लूड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मैं अपनी जगह पर खड़ा खड़ा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। और मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक मैं थक नहीं जाता। याद रखिएगा, इनफाइनाइट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वो सारी जिंदगी चलता रहेगा। इंसानों के लिए इनफाइनाइट उस चीज को कहते हैं जिसे इंसान काउंट ना कर सके। लेकिन लोग कहते हैं आपके हेयर्स इनफाइनाइट हैं। क्यों है? क्योंकि हमने इसको आज तक काउंट नहीं किया। जब मैं आपके हेयर्स को अगर काउंट कर लूंगा तो वो फिर इनफाइनाइट नहीं रहेंगे। ऐसे ही आपके पास ग्लास है, लोग कहते हैं ग्लास एक इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि हम उसे गिन नहीं सकते। अब हम गिनने बैठेंगे तो टाइम निकल जाएगा, काफी टाइम, लेकिन हमने जिस दिन गिन लिया उस दिन वो जगह की जो ग्रास है वो इनफाइनाइट नहीं रही। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से जो बंदा स्टार्टिंग कर रहा है और एंडिंग डिसाइड कर रहा है, लेकिन अगर उसमें स्टेप्स मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो लूप एक इनफाइनाइट लूप है। ऐसा इनफाइनाइट का मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि वो कब तक थक जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन जब वो थक जाएगा तो वहां पर स्टिल रुक जाएगा। ऐसे ही सिस्टम के साथ भी होता है। अगर आप किसी वेरिएबल को स्टार्ट कर रहे हैं और उसको एंडिंग को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल की कोई ना कोई मेमोरी का साइज होता है। जैसे ही उस मेमोरी का साइज फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको जो सिस्टम है, आपको जो कोड है, वो वहां पर स्टॉप कर जाएगा। इसीलिए हम उसको इनफाइनाइट कहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स चल पाएगा। आई होप ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि किसी भी लूप को चलाने के लिए हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, हमें उसका एंडिंग पॉइंट चाहिए, और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है हमारे पास स्टेप्स। अगर स्टेप्स नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा लूप क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट लूप में तब्दील हो जाएगा। चलिए इसको रिमूव करते हैं और प्रैक्टिकली चेक करते हैं। मेरे पास ये फॉर का लूप है। मैं यहाँ पर एक, अच्छा, अब यहाँ पर हम जाहिर सी बात है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करना है। अगर हमें किसी चीज को डिफाइन करना हो तो हम वेरिएबल का सहारा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है कि हमने कहाँ से चलना है और कहाँ तक चलना है, कहाँ से चलना है और कहाँ तक चलना है। तो यहाँ पर मैं इंटीजर वेरिएबल का इस्तेमाल करूंगा। मैंने बनाया इंटीजर, इंटीजर स्टेप्स के नाम से एक वेरिएबल बना दी। मैंने बोला कि तुम्हारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 1। यहां पर अगर आप मेरे लूप में देखेंगे तो यहां पर मैंने ये डिफाइन कर दिया कि मेरे लूप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1। उसके बाद टर्मिनेटर, टर्मिनेटर ये नहीं बता रहा कि यहां पर ये लाइन एंड हो चुकी है, ये बता रहा है कि इस वक्त आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहां पर एंड कर दिया है। उसके बाद आता है आपके लूप का एंडिंग पॉइंट कि खत्म कहां पर होगा। तो आपने जिस चीज को बढ़ा स्टार्ट किया होगा, आप उसी चीज का एंडिंग पॉइंट भी डिसाइड करेंगे। तो अभी हमने किस चीज को स्टार्ट किया है, स्टेप्स वेरिएबल में हमने स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन किया है, तो हम स्टेप्स को ही एंडिंग पॉइंट में डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहां पर लिखा स्टेप्स चलना चाहिए कहां तक, लेस देन इक्वल्स टू 7 तक। अगर मैं इक्वल्स टू नहीं लगाता तो इसका मतलब क्या है, 6 तक चलता। इक्वल्स टू इसलिए लगा रहा हूं कि मेरे स्टेप्स कहां तक चले, 7 तक चले। ये मेरा होता है एंडिंग पॉइंट। याद रखिएगा, आपके फॉर के लूप के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग में टर्मिनेटर आता है। ये मैंने नहीं बनाया, ये सिंटेक्स है, तो आपको इसे फॉलो करना जरूरी है। अब मैंने यहां पर एक चीज मिस कर दी, वो क्या है, यहां पर क्या चीज मिस है, स्टेप्स मिसिंग है। तो अगर स्टेप्स मिसिंग है तो अगर मैं इस लूप को चलाऊंगा तो क्या होगा, ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। अब मैंने यहां पर आके मैंने इसको बोला कि इस लूप से मैंने करवाना क्या है। तो मैंने ये वाली लाइन जो मैंने यहां लिख रखी थी, अब इस लाइन को मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। फाइल को मैंने सेव किया और मैंने अपने लूप को स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो यहां पर आप देखेंगे, ये देखिए ये चलता चला जा रहा है। ये देखिए यहां पर फॉलो कीजिए स्क्रॉल को, ये देखिए चलता चला जा रहा है। मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ, ये देखिए चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला। अब ये कब रुकेगा, ये तब रुकेगा जब स्टेप्स नामी वेरिएबल की मेमोरी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। जैसे ही मेमोरी फुल हो जाएगी वहां पर क्या हो जाएगा, ये स्टॉप कर जाएगा। आई होप ये छोटी सी बात है जो आपकी समझ में आ गई होगी। क्लियर है? क्लियर? ठीक है। अब ये लूप चलता कैसे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं।
आइए सीख लेते हैं कि लूप चलता कैसे। तो यहाँ पर हम अपना टूल इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जब लाइन ऑफ कोड इस लाइन में आता है, फर्स्ट लाइन में, तो आपके पास ये चेक करता है कि आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो आपने एक वेरिएबल बनाया स्टेप्स के नाम से जिसमें क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। जैसे ही उसको उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाता है, फौरन वो जंप करता है अपने एंडिंग पॉइंट में। एंडिंग पॉइंट, अब यहाँ पर ये स्टेप्स स्टेप्स का वेरिएबल है। अब स्टेप में आपने क्या स्टार्टिंग क्या लिखी थी आपने, 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर चेक होता है क्या 1 7 से छोटा है। याद रखिएगा वो अपनी बॉडी में तभी आता है जब यहाँ पर एंडिंग पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। जब कंडीशन ट्रू होती है तभी वो अपनी बॉडी में आता है, फॉल्स होने पे वो अपनी बॉडी में नहीं आता। जब 1 7 से छोटा है, बात दुरुस्त है, अंदर आ जाता है। राइट लाइन प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, नेम को। नेम में क्या मौजूद था, असद। तो आपकी स्क्रीन पर असद जो है वो प्रिंट हो गया। अब याद रखिएगा, लूप तब तक अपने आप से बाहर नहीं निकलता, यानी इधर इधर नहीं आएगा जब तक ये कंडीशन क्या नहीं हो जाएगी, फॉल्स नहीं हो जाएगी। अगर वो एक बार ट्रू हो गया है तो वो तब तक अब बाहर नहीं आने वाला जब तक कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती। अब ये दोबारा वापस जाएगा कहां पर, यहां पर। यहां पर आने के बाद ढूंढेगा क्या स्टेप्स मौजूद हैं। अगर स्टेप्स मौजूद नहीं है तो वापस से ही अपने स्टार्टिंग पॉइंट में चला जाएगा। अभी स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से दोबारा क्या मिला, 1। अब वापस से एंडिंग पॉइंट में आया, स्टेप्स में 1 लेकर आ गया। 1 7 से छोटा है, बात दुरुस्त है, अंदर आ गया, सबको प्रिंट कर दिया। फिर दोबारा गया, स्टेप को ढूंढा, स्टेप्स तो थे ही नहीं। अब देखिए बंदा 1 पे ही खड़ा हुआ है, स्टेप्स आगे बढ़ ही नहीं रहे। जब स्टेप्स नहीं है वापस इधर आ गया, अब स्टेप में भी दोबारा क्या है, 1। तो सारी जिंदगी 1 पे ही रहेगा, 7 तक कंडीशन ट्रू हो ही नहीं पाएगी, इसलिए ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है। बात समझ में आई। अब अगर मैं यहाँ पर स्टेप्स को इंक्लूड करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, जिस वेरिएबल में स्टार्ट किया जिसको एंड किया उसी में स्टेप्स को इंक्लूड किया जाता है। तो मेरे पास वेरिएबल का नाम क्या था, स्टेप। तो अगर 1 का इजाफा करना हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक ऑपरेटर पढ़ाया था जिसका नाम क्या था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहां पर हम डबल प्लस का इजाफा कर लेते हैं। याद रखिएगा फॉर के लूप के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग में तो आपके पास टर्मिनेटर आता है, लेकिन आपके पास स्टेप्स के अंदर टर्मिनेटर नहीं आता। ये कुछ छोटी छोटी बातें जो सिंटेक्स को बेहतर बनाती है ताकि आप कभी गलती सिंटेक्स में ना करें। अब अगर मैं इस लूप को चलाऊं, यार 7 तक बहुत ज्यादा हो गया, मैं इसको 3 तक चलाता हूं। अब मैं आपको इसे समझाऊं कि कैसे समझेंगे, देखो। सबसे पहले जब वो इस लाइन में आया तो इसने क्या चेक किया, स्टार्टिंग पॉइंट। एक वेरिएबल है किसके नाम से, शाबाश बोलिए ना, किसके नाम से, स्टेप्स, जिसमें क्या पड़ा हुआ है, 1। फौरन जैसे ही स्टार्टिंग इसको पता चल गई तो कहां जाता है, एंडिंग में। एंडिंग में जम करके आ गया। अब स्टेप में क्या पड़ा हुआ था, 1। जैसे ही 1 3 से छोटा है, बात दुरुस्त है, कंडीशन क्या हो गई, जैसी कंडीशन ट्रू हो गई अंदर आ गया। नेम में क्या मौजूद था, असद को स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। अब वापस ऊपर गया, स्टेप्स मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। स्टेप में क्या पड़ा हुआ था पहले, 1। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, एक का इजाफा कर दो, तो 1 में 1 प्लस हुआ कितना हो गया, फौरन स्टेप्स में क्या हो नई वैल्यू, स्टार्टिंग पॉइंट में आया, स्टेप में क्या डाल दिया, 2 डाल दिया, क्योंकि 1 था, 1 में 1 इंक्रीमेंट उसको, स्टेप की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, तो यहाँ क्या डाल दिया 2। फौरन इधर जम कर आया, अब स्टेप में क्या पड़ा हुआ था, 2। क्या 2 3 से छोटा है, बात अभी भी दुरुस्त है, अंदर आ गया। क्या कर दो, नेम को प्रिंट कर दो। नेम में क्या था, असद। असद दोबारा प्रिंट हो गया। वापस ऊपर गया, यहाँ आ गया, स्टेप 2 + 1 3। अब वापस अपने स्टार्टिंग में गया, यहां पर आके वापस लिख दिया 3। अब स्टेप की नई वैल्यू क्या हो चुकी है, 3। वापस एंडिंग में आया, यहां लेकर आया 3। 3 3 से छोटा है, 3 3 के बराबर है, कंडीशन क्या हो गई, अंदर आ गया। नेम में क्या कर दो, असद प्रिंट हो गया। वापस ऊपर गया, स्टेप स्टेप में क्या था, 3। 3 में 1 प्लस हुआ कितना हो गया, 4। यहाँ क्या आ गई नई वैल्यू, 4 आ गई। 4 वापस इधर आया, क्या 4 3 से छोटा है, 4 3 के बराबर है, नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप रुक गया और आउटपुट आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगी। डन। तो कुछ इस तरीके से आपका लूप जो है वो वर्क कर रहा है। डन है, आई होप समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा लूप चाहे फॉर का हो, वाइल का हो या डू वाइल का हो, आपके पास हमेशा किसी भी लूप पे कितनी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, 3। कौन कौन सी, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और स्टेप। डन हो गया। अगर एक लूप में स्टेप्स इंक्लूड ना हो तो वो लूप क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लूप जिसकी मेमोरी
जब तक फिल ना हो जाए वो तब तक वो अपने काम को प्रोसेस में रखे। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि वो कभी खत्म नहीं होगा। आई होप ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। आइए फॉर लूप की एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसा फॉर का लूप लिखो जिसमें 1 से 10 तक की काउंटिंग प्रिंट हो जाए, तो आप कहोगे सर बड़ा आसान है। मैं सेम लूप को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर काउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा 1 से चलो, कहाँ तक चलो, हमें कहाँ तक चलाना है इसको, 10 तक। तो मैंने 10 तक लिख दिया। उसके बाद मैंने काउंट में प्लस प्लस कर दिया। और यहां पर अब मुझे बताइए आपको जो काउंटिंग मिल रही है वो किससे मिल रही है? आपका लूप है ना जिसमें आपको 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, वो कहां से मिल रहा है आपको? देखिए आपको इस वेरिएबल में बार बार काउंटिंग चेंज हो रही है ना, तो आप यहां पर डायरेक्टली अगर इस वेरिएबल को प्रिंट कर दोगे काउंट को, तो आपको ऑटोमेटिकली देखिए काउंटिंग यहां पर देखने को मिल जाएगा। डन। क्योंकि आपकी काउंट वेरिएबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो रहा है। अगर अभी भी किसी को मसला हो रहा है तो मैं एक बार ओवरव्यू कर देता हूं फिर से। जब ये लूप यहां पर आया, एक वेरिएबल बना काउंट के नाम से जिसमें क्या पड़ा हुआ है, 1। फौरन कहा है एंडिंग में काउंट में क्या पड़ा हुआ था, 1। 1 10 से छोटा है, बात दुरुस्त है, अंदर आ गया। काउंट में क्या पड़ा हुआ था, 1। 1 स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। वापस ऊपर गया, काउंट काउंट प्लस प्लस 1 + 1 2। यहां पर आया स्टार्टिंग में काउंट की नई वैल्यू क्या हो चुकी है, एंडिंग में आया काउंट 2 आ गया। 2 10 से छोटा है, बात दुरुस्त है, अंदर आ गया। अभी काउंट में क्या पड़ा हुआ था, 2। ऐसे करके वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करता हुआ प्रिंट करता हुआ अपने लूप में आगे बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। समझ में आ गई। अब अगर आपसे कोई कहता है यार लूप के जरिए मुझे टेबल प्रिंट करके दिखाओ, लेकिन टेबल में मुझे 2 का टेबल प्रिंट करके दिखाओ। अच्छा 2 का टेबल ऐसे प्रिंट करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह के डिजाइन में आपने प्रिंट करना है। तो बड़ा सिंपल है, आइए इसको प्रिंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वेरी लूप को कहां चलाया, 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि आपको पता टेबल 10 तक ही प्रिंट होता है। अब यहां पर मुझे चूंकि एक्स भी लिखना है, इक्वल टू भी लिखना है, तो एक स्ट्रिंग स्टेटमेंट है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो मैंने डॉलर और यहाँ पर गलत जगह लिख दिया, ये ऑन कर दिया। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 2। क्योंकि यहां पर देखिए 2 के टेबल में ये वाला 2 जो लाइन होती है सेम कॉमन रहती है, तो हमने सिंपली यहाँ लिख दिया 2। अब हमें उसके बाद क्या चाहिए, मल्टीप्लाई का निशान, तो हमने एक्स लिख दिया। अब हमें चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की काउंटिंग। तो वो काउंटिंग हमें कहां से मिल रही है, काउंट वेरिएबल से मिल रही है, अभी मैंने आपको करके दिखाया। तो यहाँ पर मैंने लिखा डॉलर काउंट, इस सॉरी सिर्फ काउंट लिख, डॉलर कह रहा हूँ, काउंट लिख दिया। मैंने कहा वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दो, प्रिंट कर दो। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इक्वल्स टू, मैंने इक्वल्स टू लगा दिए। आपको पता है हमेशा कि यहाँ पर जो आंसर आता है वो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होती है। तो मैंने क्या लिखा, कर्ली ब्रेसेस लगा और मैंने क्या लिख दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर देना किससे, काउंट से, क्योंकि काउंट में बार बार क्या आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया और एग्जीक्यूट किया, मेरे स्क्रीन पे आंसर देखिए, आपको 2 का टेबल प्रिंट हुआ होगा। ठीक है। तो अभी तो हमने सिंपल 2 बनाया, अब हमें 3 का टेबल चाहिए, 4 का चाहिए। सर मैं चाहता हूँ एक ऐसा टेबल बनाओ जहां पर यूजर से पूछा जाए कि यार तुम कौन सा टेबल प्रिंट करना चाहते हो, तो अगर कोई भी नाम दे उस तरह का टेबल मेरी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। तो यानी यहाँ पर हम यूजर से इनपुट लेने की बात करते हैं। तो मैं चाहता हूँ पहले यूजर से इनपुट लेने से पहले यूजर को एक मैसेज दिखाऊं कि एंटर टेबल नंबर। तो मैंने यहाँ पर CW का इस्तेमाल किया और मैंने क्या लिखा, एंटर टेबल नंबर। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि अगर आपको जब भी यूजर से इनपुट लेना हो तो आप किससे ले सकते हो, console डॉट रीड लाइन के थ्रू आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब जाहिर सी बात है इस यूजर से इनपुट लेने के बाद मैं किसी वेरिएबल में तो सेव करूंगा, और चूंकि एक नंबर में सेव करूंगा, तो यहां पर मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया कि टेबल नंबर। अब ये एरर क्यों दे रहा है, माउस रखिए, यहां पर ये बोल रहा है कि जब भी आपके पास कंसोल डॉट रीड लाइन यूजर से जब भी इनपुट लेता है, तो वो इनपुट हमेशा किसमें होता है, स्ट्रिंग के अंदर होता है। ये बात मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी समझा चुका हूं कि यूजर से जब भी आप इनपुट दोगे, चाहे वो अलर्ट प्रॉम्प्ट से लो, जावास्क्रिप्ट के प्रॉम्प्ट से लो, PHP में टेक्स्ट बॉक्स से लो, या C# में कंसोल डॉट रीड लाइन से लो, जब भी यूजर से इनपुट लिया जाएगा उसकी बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप है वो हमेशा स्ट्रिंग ही रहेगी। क्या रहेगी, लेकिन हम उसको किस वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, इंटीजर। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम उसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात की प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी यूजर से जो इनपुट लिया जाए वो स्ट्रिंग से कन्वर्ट हो, किसमें कन्वर्ट हो जाए, इंटीजर में।
तो अगर आपको एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में जाना है, प्रोग्रामिंग में इस कॉन्सेप्ट को टाइप कास्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में चले जाते हैं। तो हमें अगर हमें भी किस डेटा टाइप में जाना है? इंटीजर में। तो हमारे पास इंटीजर का एक मेथड है पार्स के नाम से, बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे जावास्क्रिप्ट में हमने देखा होगा। जावास्क्रिप्ट में था पार्सेंट, यहां पर होता है इंटीजर डॉट पार्स। यानी मैंने ये बोला जो भी यूजर से इनपुट आ रहा है रीड लाइन से, उसको पार्स कर देना किसके अंदर? इंटीजर के अंदर। और उसको किस वेरिएबल में सेव कर देना? इंटीजर नामी टेबल नंबर के अंदर। यहां तक बात समझ में आ गई? समझ में आई? हाँ या ना? नहीं आई? कंसोल डॉट रीड लाइन क्या कर रहा है? यूजर से इनपुट ले रहा है, किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। अब हमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? तो मैंने यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स के मेथड सिखा कि जो भी रीड लाइन से इनपुट आ रहा है उसको किसमें कन्वर्ट कर दो? इंटीजर में। अब जब आंसर इंटीजर में है तो वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का ही होगा, तो मैंने इंटीजर टेबल नंबर वेरिएबल में सेव कर लिया। डन। अब उसके बाद हमें टेबल नंबर कहां से पता चल रहा है? यहां से। तो अब जो मैंने पहले स्टैटिक लिखा था, अब मैं इसको एज अ वेरिएबल प्रिंट करवा दूंगा। मैंने यहाँ लिख दिया टेबल नंबर। और मैंने क्या बोला? अब काउंट किससे मल्टीप्लाई हो जाए? टेबल नंबर से। मैंने यहाँ भी टेबल नंबर कर दिया। मैंने स्टार्ट किया प्रोग्राम को। अब यहाँ पर देखिए एंटर टेबल नंबर, मैंने कहा 21 का प्रिंट करो। जैसे मैंने एंटर किया आउटपुट आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। बात समझ में आई? समझ में आई? कोई मुश्किल काम से नहीं किया मैंने। अच्छा, आपको अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि सर ने इंटीजर डॉट पार्स लिखा, तो एक और तरीका बता रहा हूँ टाइप कास्टिंग का, वो देख लो। अब जी क्या लगाना है? कहां पर बेटा? ये काउंट? ये तो हमने लूप के वेरिएबल का नाम रखा है ना। अगर आप इसका नाम कुछ और रख दो तो तब भी काम करेगा। हाँ ठीक है, आप इसका नाम असद रख दो। ठीक है। अच्छा जी। अब यहां पर मैंने आपसे कहा, हो सकता है आपको ये मेथड थोड़ा सा इरिटेट कर रहा हो कि यार ये सर क्या कर रहे हैं। तो यार हमें कन्वर्ट तो इंटीजर में ही करना है, टाइप पास तो करनी नहीं। या तो आप इंटीजर डॉट पार्स का मेथड इस्तेमाल कर लो, या तो एक आसान तरीका बताता हूं, आप ऐसे ब्रैकेट लगाओ और यहां पर इंटीजर लिख दो। अब यहां पर लेकिन ये सपोर्ट नहीं करता, ये कई जगहों पर ये चल जाता है, तो ये भी वही कर रहा है। ये बेसिकली ये लाइन क्या कर रही है? यूजर से इनपुट लेने के बाद ये क्या करता है इसको? इंटीजर में, लेकिन ये चल नहीं रहा। लेकिन सी शार्प में एक और मेथड है, कन्वर्ट। देखते हैं वो है या नहीं है। कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32, ये भी वही काम करता है जो आपका इंटीजर डॉट पार्स या वो वाला इंटीजर करता है। याद रखिएगा, ये जो मैंने दूसरा तरीका दिखाया ना आपको, ये वाला तरीका एक बार दोबारा बता दूं। ये वाला जो तरीका है, ये यूजर से इनपुट लेते वक्त नहीं चलता। ठीक है। लेकिन ये वाला तरीका यूजर से इनपुट लेते वक्त वर्क करता है। ये दो तरीकों से आप यूजर से इनपुट लेकर टाइप पास कर सकते हैं। या तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर लें कि इंटीजर, अच्छा सिर्फ इंटीजर का मेथड नहीं है। मान लीजिए आपको डबल में जाना था तो आप क्या लिखते हैं? डबल डॉट पार्स। मान लीजिए आपको फ्लोट में जाना था, आप क्या लिखते हैं? फ्लोट डॉट पार्स। बात समझ में आई? तो सिर्फ ये इंटीजर का मेथड नहीं है, ये हर टाइप का मेथड है। ऐसे ही अगर आपको कन्वर्ट डॉट इंटीजर में नहीं जाना, किसमें जाना है? फ्लोट में। तो आप क्या लिखते हैं? यहाँ पे जो सब आ रहा है, ये देखो, टू बाइट में जाना है, बुलियन में जाना है, डेट में जाना है, डेसिमल में जाना है, डबल में जाना है। सबके मेथड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। स्ट्रिंग में जाना है तो भी मिल जाएगा। समझ में आई? तो अगर आपको जो भी समझ में आता है, ये ज्यादा आसान लग रहा है या ये ज्यादा आसान लग रहा है, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। आउटपुट तब भी सेम ही आएगा, देख लीजिए। दोनों का काम क्या है? इस ये जो जो भी यूजर से इनपुट लिया जा रहा है उसको किसमें कन्वर्ट किया जाए? इंटीजर में कन्वर्ट किया जाए। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग करते हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप पे जाना। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लूप की तरफ, जो है हमारे पास वाइल का लूप। अब हम ये बाकी डिफरेंस जो है ना इन तीनों लूप में, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम कोई डिफरेंस नहीं देख रहे, बस अभी हम सिंटेक्स पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा,
फॉर लूप, तो काम आसान हुआ, ये वाला काम आसान हुआ कि अब अगर 700 टाइम भी प्रिंट करना है तो आप इजीली प्रिंट कर सकते हो, जस्ट स्मॉल लाइन ऑफ कोड के अंदर। अब यहां पर हम आते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास है वाइल का लूप। डन। अब सेम काम सर, रेपिटेशन ऑफ वर्क ये भी करेगा। फॉर लूप अगर रिपीटिशन ऑफ वर्क करता है तो वाइल लूप भी करेगा और डू वाइल भी करेगा, ये बात मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता चुका हूं। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं कि वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है। मैं सिंटेक्स का टेस्ट लूंगा, मैंने इसीलिए सिंटेक्स को आपको बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब मैं यहाँ पर वाइल लूप के सिंटेक्स की बात करूं, तो वाइल, किसी भी लूप में कितनी चीजें होती है सर, कौन कौन सी, स्टार्टिंग, एंडिंग और स्टेप। तो अभी हम जो वाइल लूप होता है हमारे पास, वो वाइल को हम ऐसे लिखते हैं, वाहिल, उसके बाद राउंड पैरेंथेसिस, एंड देन उसकी बॉडी। बात समझ में आई, ये वाइल लूप का सिंटेक्स है। अब इसमें तीनों चीजें कहाँ आती हैं, याद रखिएगा, वाइल लूप की जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा लूप से बाहर होता है। वाइल लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा लूप से बाहर होता है। मैं लिख देता हूं, वाइल लूप के नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसका स्टार्टिंग पॉइंट का डिफाइन कर दिया बाहर। याद रखिएगा, वाइल लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा लूप से बाहर होता है, लूप के अंदर नहीं होता। लेकिन उसकी जो एंडिंग पॉइंट होता है, यानी जो उसकी कंडीशन होती है, वो हमेशा लूप के अंदर होती है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, वाइल लूप कहां तक चले भाई, मैंने बोला वाइल लूप चले कहां तक, लेस देन इक्वल्स टू 3 तक। सर स्टार्टिंग हो गया, इस लूप में आपने देखा कि मैंने एंडिंग में टर्मिनेटर का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ स्टार्टिंग में किया है। ठीक है, स्टार्टिंग हो गया, एंडिंग हो गया। सर अभी तक आपने स्टेप्स नहीं पता कि इसमें स्टेप्स कहाँ लिखे जाते हैं। वाइल लूप के अंदर स्टेप्स आपकी बॉडी के अंदर लिखे जाते हैं, कहां पर, बॉडी के अंदर ऐसे। तीनों चीजें आ गई, स्टार्टिंग भी आ गया, एंडिंग भी आ गया, और उसके स्टेप्स भी आ गए। डन। अब मैं चाहता हूं ये लूप क्या करे, 10 दफा मेरा नाम प्रिंट करे, नाम, सिंपली मेरा नाम प्रिंट करे। तो CW किया और मैंने क्या बोला, नेम को प्रिंट कर दो। फाइल को मैंने सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया। दोस्तों आउटपुट देखिएगा, अभी टेबल नंबर पुराना वाला भी चल रहा था, 20 करा, ये देखो कितनी बार असर आ रहा है। मैं पुराना वाला कोड बंद कर देता हूं, ठीक हो गया। अब देखिएगा सिंपल आउटपुट आएगा सिर्फ वाइल लूप का, ये देखो 3 बार आ गया। अच्छा मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो इसमें समझने वाली है, गौर से देखिएगा। अच्छा ये चलता कैसे, पहले ये सीख लो। सबसे पहले जब वो इस लाइन में आया तो उसने क्या देखा कि एक वेरिएबल बना है, किसके नाम से, जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, ये बदल गया। अब वो आ गया इस लाइन में, अब वो लूप के अंदर आ गया। वाइल लूप में क्या पड़ा हुआ था, 1 पड़ा हुआ था, यहाँ आ गया 1। क्या 1 3 से छोटा है, कंडीशन क्या हो गई। अब अगर कंडीशन ट्रू हो गई, मैंने आपको पहले बताया था, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी बाहर कहीं नहीं जा सकता। अंदर आ गया, देखो तरीका अलग है चलाने का। अंदर आने के बाद क्या करो, नेम में क्या था, प्रिंट हो गया, नीचे आ गया। वाइल लूप में एक का इजाफा कर दो, वाइल लूप में क्या पड़ा हुआ था, 1 में 1 का ऐड में कितना हुआ, नई वैल्यू क्या हो गई वाइल लूप में। अब ये ऐसा नहीं कि निकल के बाहर चले जाएगा, नहीं, इधर आएगा, इधर, यहां, स्टार्टिंग में नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। वाइल लूप में क्या लेकर आया था, 2 3 से छोटा है, अंदर आ गया। क्या कर दो, असद को प्रिंट कर दो, कर दिया, अंदर आ जाए। वाइल लूप में क्या था, 2 + 1, वाइल लूप में वैल्यू क्या हो गई 3, वापिस इधर आया, यहाँ आ गया 3, 3 3 से छोटा है, 3 3 के बराबर है, अंदर आ गया। नेम में क्या कर दो, प्रिंट कर दी, 3 आ गया, 3 में +1 हुआ, 4 3 से छोटा है, 4 3 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो गई, आंसर स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। डन। ये वाइल लूप इस तरीके से चलता है। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये देखिए, अगर मैं इसकी काउंटिंग को ही प्रिंट करूं, ये देखिएगा वाइल लूप की, गौर से सुनना है, आंसर आ रहा है 1 2 3। लेकिन अगर मैं इस लाइन को उठाकर इस इंक्रीमेंट के बाद रखूं तो देखिएगा आंसर क्या आता है, ये क्या हो, पहले तो 1 2 3, आप 2 3 4 हो गया। आइए समझते हैं। सेम लाइन को मैंने यहां पेस्ट किया,
समझाने के लिए बता रहा हूं। आइए इसको पेन निकालते हैं और अपना चेक करते हैं, सुनिएगा। वाइल लूप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1। यहाँ क्या आ गया होगा? 1 3 से छोटा है, बात दुरुस्त है। अंदर क्या प्रिंट कर दो? 1। या 1 प्रिंट हो रहा है, हो गया। अंदर आ जाओ, 1 + 1 क्या हो गया? 2। अब अगर वाइल लूप में प्रिंट करें तो क्या होगा? 2। यानी अगर बाद में प्रिंट कर रहा है तो यानी इसका मतलब है पहले इंक्रीमेंट हो जाता है और फिर बाद में प्रिंट करता है। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? वापस ऊपर गया। वाइल लूप में क्या था? 2 3 से छोटा है, अंदर आ गया। वाइल लूप में क्या था? यहाँ क्या आ जाएगा? 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 + 1 यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा? 3 प्रिंट हो जाएगा। वापस ऊपर गया। वाइल लूप में क्या आया इस बार? नहीं। 3 3 से छोटा है, 3 3 के बराबर है, कंडीशन 2 अंदर आ गया। वाइल लूप में क्या पड़ा हुआ था? 3 आ गया। 3 + 1 4 क्या प्रिंट हो गया? इधर गया, यहाँ आ गया 4। 4 3 से छोटा है, 4 3 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंक्रीमेंट पहले बाद में हो रहा होगा तो वैल्यू कुछ ये आएगी, लेकिन अगर इंक्रीमेंट होने के बाद प्रिंट हो रहा होगा तो वैल्यू कुछ ये आएगी। आई होप ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ गई है। डन। आइए अब इस लूप का सहारा लेके टेबल प्रिंट करवाओ। तो हम सेम ऊपर वाले वेरिएबल को कॉपी कर लेंगे। यहां पर मैंने बना दिया, ये देखिए। सबसे पहले यूजर को मैसेज दिखाया और उसके बाद इनपुट लेके किसमें सेव कर दिया? टेबल नंबर के अंदर। डन है। डन। अब सेम ये वाली लाइन जो मैंने यहां लिखी थी कॉपी की और यहां पर पेस्ट कर दी। यहां पर क्या लिख दिया? वाइल लूप। सेम काम किया, दोबारा देख ली। यूजर को मैसेज दिखाया, यूजर से इनपुट लिया कि जो भी नंबर देगा वो किसमें सेव हो जाएगा। लूप 1 से चलाया, कहां तक चलाऊंगा? 10 तक चला दिया। टेबल नंबर में क्या आ जाएगा? जो टेबल प्रिंट करना है। वाइल लूप में क्या आ जाएगा? काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर टेबल नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? वाइल लूप से। स्टार्ट किया, कौन सा टेबल प्रिंट करूं? 900 का। इंटर मारा, प्रिंट कर दिया। ठीक हो गया। तो ये है आपके पास वाइल लूप का सिंटेक्स। समझ में आया? कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम? जी, समझ में आ रहा है? ठीक हो गया। ये था वाइल लूप। अब चलते हैं नेक्स्ट लूप की तरफ। ये कौन सा लूप है हमारे पास? डू वाइल लूप। आइए इसको समझते हैं। मैंने तीनों लूप आपकी स्क्रीन पे लिख रखे हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ये फॉर लूप की एग्जांपल है, ये वाइल लूप की एग्जांपल है, और अब हम डू वाइल की जा रहे हैं। डू वाइल लूप ये भी एक ऐसा लूप है जो कि रेपिटेशन ऑफ वर्क करता है, यानी काम को बार बार दोहराता है। Done। अच्छा जी। अब अगर मैं यहां पर एग्जांपल दोबारा पीछे जा रहा हूं, अगर मैं यहाँ 100 लिख दूं तो क्या हो? समझिए। जब ये इस लाइन में आया, वाइल लूप में क्या पड़ा हुआ है? क्या 110 से छोटा है? नहीं। कंडीशन क्या होगी? तो क्या ये कोड चलेगा? तो यानी कंडीशन के फॉल्स होने पे वाइल लूप या फॉर लूप नहीं चलते। कंडीशन के फॉल्स होने पे वाइल लूप या फॉर लूप नहीं चलते। अब आते हैं डू वाइल। डू वाइल का सिंटेक्स डू, फिर आती है बॉडी। डू देन बॉडी, उसके बाद यहां आता है वाइल। वाइल, उसके बाद इसकी पैरेंथेसिस। ये एक वाहिद लूप है जिसके आखिर में टर्मिनेटर आता है। ये एक वाहिद लूप है जिसके आखिर में क्या आता है? ऐसा नहीं कि इसमें लगा देना। डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसके आखिर में क्या आता है? अभी इसमें भी तीन चीजें होंगी, स्टार्टिंग, एंडिंग और तक। इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट बाहर ही आता है। डन हो गया। उसके बाद इसका जो कंडीशन होती है वो वाइल के अंदर आती है। ठीक हो गया। स्टार्टिंग हो गया, एंडिंग हो गया। इसके स्टेप्स बॉडी में आते हैं। कौन सी बॉडी में? डू की बॉडी में। कहां आते हैं? डू की बॉडी में आते हैं। डन।
अभी तक जो लूप थे, जो आपने दोनों पढ़े, वो स्टार्टिंग के बाद कहाँ जा रहे थे? कंडीशन को चेक करने के लिए, और उसके बाद बॉडी में जा रहे थे। ऐसा ही हो रहा था। आइए इस लूप को सीखते हैं। अब ये मैंने क्या बोला, इसके बाद मेरा नाम प्रिंट कर देना, नेम को प्रिंट कर देना। आइए समझते हैं। सबसे पहले इस लाइन में आया, एक वेरिएबल बना, किसके नाम से? इसमें क्या मौजूद है? स्टार्टिंग के बाद इसको कहाँ जाना चाहिए था? एंडिंग में। लेकिन ये लूप ऐसा काम नहीं करता, ये डायरेक्ट चला जाता है डू में। डू का मतलब क्या होता है? करो। अब इसे करने का हुक्म मिल चुका है, बिना कंडीशन को चेक किए हुए, यानी बिना एंडिंग पॉइंट में गए हुए इसको ये कमांड मिल चुकी कि क्या करो, काम करो। अभी चेक नहीं हुआ है। राइट लाइन में क्या प्रिंट कर दो? नेम में क्या था? डू वाइल में क्या था? वन। वन में वन प्लस वो कितना हो गया? यानी डू वाइल की वैल्यू क्या हो चुकी है? अब कंडीशन चेक करेगा, यानी पहले कर लेता है और बाद में क्या कहता है, भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने कर ली। अच्छा जी, अब आएगा। वाइल में क्या बड़ा हुआ था? टू थ्री से छोटा है। कंडीशन क्या हो गई? अब ऐसा नहीं कि बाहर निकल जाएगा, एक बार ट्रू हो गया अंदर ही रहेगा। कहां आ जाएगा? डायरेक्ट डू में आ जाएगा। डू में क्या करना था? नेम को, नेम में क्या था? अंदर आ जाओ। डू वाइल में टू था, टू में वन प्लस हुआ, नीचे आ जाओ। थ्री थ्री से छोटा है, थ्री थ्री के बराबर है, कंडीशन ट्रू वापस आया, नाम को दोबारा प्रिंट किया। थ्री प्लस वन फोर हो गया, यहाँ क्या आ गया? फोर। फोर थ्री से छोटा है, फोर थ्री के बराबर है, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी, आंसर आ गया लूप में। चला के देखो, ये कहां से आ रहा है? सॉरी, ऊपर से आ रहा है। आ गया सर। आइए इस लूप की एक खूबी बताता हूं। अगर यहां पर देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिख दिया? 100। क्या लिख दिया? कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स। क्या 100 से छोटा है? नहीं है। लेकिन ये लूप पहले कंडीशन चेक नहीं करता, पहले क्या करता है? काम करता है, काम करता है, डू करता है, डू मतलब काम करवाता है। अब वो जो भी होता है काम करेगा। क्या प्रिंट कर दो? नेम में क्या था? प्रिंट हो गया। 100 प्लस 1, डू वाइल में क्या था? 100। 100 से छोटा है? छोटा है ना? नहीं, बड़ा है। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। यानी इसका मतलब डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जो कि कंडीशन के फॉल्स होने पर भी एक बार तो चलता ही चलता है। मैंने आपको भी प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा दिया। यानी डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है इन बाकी लूपों में से कि जो कि कंडीशन के फॉल्स होने पे भी एक बार, डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जो कि पहले करता है देन बाद में कंडीशन को चेक करता है। बाकी जो दो लूप्स थे वो पहले स्टार्टिंग के बाद फौरन अपनी कंडीशन में जाते थे और चेक करते थे कि आया हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। डन। आइए इससे भी टेबल को प्रिंट करके देख लेते हैं और उसके बाद में हम डिफरेंस देख लेंगे। इसको एक बार चलता ही, आइए से टेबल प्रिंट करवा लेते हैं। डन हो गया। यहां पर वाइल लूप यहाँ आ जाएगा। अब मैंने सेव किया, रन किया प्रोग्राम को, स्टार्ट किया। कौन सा टेबल प्रिंट करूं? 95। एंटर मारा, गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? सर यहाँ पर हमने कंडीशन फॉल्स की हुई। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 1, एंडिंग क्या होगा? 10। सेव किया, रन किया, 95 का टेबल लिखा और आंसर आपकी स्क्रीन पे प्रिंट। सर आपने एक चीज नोटिस की, अभी तक हमने जितने भी लूप इस्तेमाल किए हमने सबसे सेम काम करने की कोशिश की और सभी लूप से सेम काम हमारा हो गया। क्योंकि ये तमाम लूप्स किस चीज को फॉलो करते हैं? डेफिनेशन ऑफ लूप क्या है? यानी किसी काम को बार बार दोहराते रहें। तो सर चले ठीक है, इसमें तो फर्क समझ में आया। ये लूप हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम चाहते हैं कि कंडीशन के फॉल्स होने पर भी एक बार तो एटलीस्ट रन करना चाहिए। ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जो आपके पास वाइल लूप है या फॉर का लूप है, ये कब इस्तेमाल होगा?
इनमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, वो टेबल नंबर सेम नाम से वेरिएबल बन गया इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, या मैं एक लाइन को खत्म ही कर देता हूँ। ठीक है, अब यहां पर देखिए, गौर से देखना, हाँ, फॉर के लूप के सिंटेक्स को देखो। यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट भी इसको मालूम जब वो इस लाइन में आया, एंडिंग पॉइंट भी इसको मालूम, और इसको ये भी पता है कि मेरे पास स्टेप्स मौजूद हैं। यानी वो बॉडी में आने से पहले सब कुछ, नंबर ऑफ आइट्रेशन कितनी बार वो चलेगा, उसे ये स्टार्ट में ही पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आइट्रेशन स्टार्ट में ही गिवन होती है। ठीक है, अब वाइल लूप को देखो, इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशन कहाँ है? बॉडी। यानी वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें बॉडी में आने के बाद उसे पता चलता है कि मैं अगली बार चल भी पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। एग्जाम्पल देता हूँ, याद है मैंने एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने 2:05 पे मोटर चलाई, और मैं जा रहा हूँ 2:20 पे मोटर को बंद कर दूंगा। अब कोई पागल ही होगा जो बार बार जाके ढक्कन को उठा के चेक करेंगे। वो ये जानता होगा कि यार सर इस घर में रहते हैं, उन्हें पता है कि कब मोटर भर जाती है, कब शुरू की है, कब भर जाती है। तो आप एग्जैक्टली 2:05 आपको पता हो 2:20 में भर जाते हैं, आप एग्जैक्टली उसी टाइम को जाओगे और आके मोटर का बटन बंद कर दोगे, जहां पर आपको हर चीज पता है कि यार नंबर ऑफ आइट्रेशन कहाँ से कहाँ तक है। तो फॉर लूप एक ऐसा लूप है जिसे पता होता है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन कितनी बार होंगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही डिफाइन होती है। अब मैं कहता हूँ कि यार 2:10 पे मोटर चला दी, जब भर जाए तब बंद कर देना। अब आप क्या करोगे? बार बार टंकी का ढक्कन हटा के चेक करोगे मोटर भर तो नहीं की, मोटर भर तो नहीं की, मोटर भर तो नहीं की। तो यानी ये वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसे बार बार बॉडी में आने के बाद पता चलता है कि मैं अगली बार चल भी पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। यानी वाइल और फॉर लूप में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फॉर लूप को नंबर ऑफ आइट्रेशंस उसी वक्त पता चल जाती है कि मैं अगली बार चल भी पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, जबकि वाइल लूप में नंबर ऑफ आइट्रेशन उसे बॉडी में आने के बाद पता चलती है कि मैं अगली बार प्रोसेस कर भी पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। जबकि डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जो कि कंडीशन के फॉल्स होने पर भी एक बार तो रन, और एक ऐसा लूप है जो कि पहले करता है देन बाद में चेक करता है। तो इसका डिफरेंस फॉर और वाइल से वैसे ही डिफरेंस हो जाता है। तो फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है? फॉर लूप में नंबर ऑफ आइट्रेशंस पहले से गिवन होती है, उसे पता होती है कितनी बार चलना है, जबकि वाइल लूप में नंबर ऑफ आइट्रेशंस बॉडी में आने के बाद पता चलती है कि अगली बार वो एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जबकि डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जो कि कंडीशन के फॉल्स होने पे वन टाइम रन करता है, और दूसरी बात कि ये पहले करता है देन बाद में कंडीशन को चेक करता है। इसके बाद हमारे पास फॉर ईच का लूप बचता है, जो कि हम अभी नहीं पढ़ रहे, वो हम आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में किसी और टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, और उसका जिक्र उसी टॉपिक के साथ ही अच्छा लगता है। तो ये था हमारा आज का लूप का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि लूप्स क्या होते हैं, कितने नंबर ऑफ टाइप्स के लूप होते हैं, कौन सा लूप क्या काम करता है, कैसे काम करता है। मैं फिर आपको बता दूं कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तीनों लूप, अच्छा एक चीज तो आपने नोटिस ही नहीं की, तो सर हमने फिर भी एक ही एग्जाम्पल को तीनों लूप से किया, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एग्जाम्पल को किसी भी रूप से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड है कि आप अपने पास इन तीनों लूप में से कौन सी लूप पे आपकी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है, आप उस लूप को अपने पास इस्तेमाल कर सकते। डन हो गया? तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने लूप के टॉपिक को कंप्लीट कवर किया है, हर एक चीज को डिटेल में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।